मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के इस रविवासरीय 214वें अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मित्रों, अभी विगत 20 तारीख को उत्तर प्रदेश सरकार ने विधानसभा में आगामी बजट जो प्रस्तुत किया है वह हम सब ने निश्चित ही संज्ञान लिया होगा और उपरोक्त बजट ये दर्शाता है कि किस प्रकार उत्तर प्रदेश सरकार विरासत के साथ विकास पर लगातार चलती जा रही है सफलता के साथ और अपने 1 ट्रिलियन बजट को प्राप्त करने की ओर विगत वर्षों से किस प्रकार लगातार लगी हुई और उसमें सफलता के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रही है। मित्रों, वर्तमान समय में महाकुंभ के इस पुनीत अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार ने व हम सब ने जो अनुमान किया था कि यह कुंभ में 45 करोड़ लोगों का जो अनुमान किया था वह अनुमान से बहुत बड़ी अधिक संख्या में जिस प्रकार श्रद्धालुओं ने इस महाकुंभ के अवसर पर जाकर पूर्ण लाभ अर्जित करने का काम किया वह भी एक आश्चर्य का विषय है। और मैं सदा से आपसे कहता हूं कि मानवीय इतिहास में इस प्रकार का कोई आयोजन निश्चित समय अवधि के लिए और निश्चित जगह पर इतना बड़ा मानवीय, मैं तो इसको समंदर कहूँगा, ऐसा कभी न विश्व के इतिहास में हुआ और न आगे संभव है। और संभव भी है तो वह सनातन संस्कृति के अनुरूप इस प्रकार के आयोजनों में ही संभव है। और आप सबने देखा था किस प्रकार इस आर्थिक जो बजट प्रस्तुत किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने, निश्चित ही उत्तर प्रदेश सरकार और इस देश पर महाकुंभ की कृपा बहुत जोरों से बरस रही है। और मैं इस बजट के महत्वपूर्ण एक विषय पर आप सबके साथ चर्चा करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के इन लोकहित, गरीब हित, सनातन हित, राष्ट्र हित के मुद्दों पर, सकारात्मक मुद्दों पर लगातार मैं आपके साथ चर्चा करने का प्रयास करता हूं। मेरा अनुरोध है कि YouTube पर जाकर इन चर्चाओं को पूरा सुनकर लाइक करें, शेयर करें तथा जिन मित्रों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरा अनुरोध है चैनल सब्सक्राइब कर अपनी कीमती राय कमेंट्स के माध्यम से भी दिया करें। मित्रों, उत्तर प्रदेश के इतिहास में ही नहीं, देश के इतिहास में किसी प्रदेश का इतना बड़ा बजट जो प्रस्तुत हुआ, यह देखकर हम सबको गर्व का अनुभव करना चाहिए। कुल लगभग 8 लाख करोड़ रुपए का बजट उत्तर प्रदेश सरकार ने सदन के पटल पर रखा है और इसमें मित्रों 36,800 करोड़ रुपए पीडब्ल्यूडी विभाग को निर्धारित किए गए हैं, जिससे कि प्रमुख 4 एक्सप्रेस वे, ऐसा लगता है उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेस वे बनने का कोई प्रदेश का ऐसा कोना, कोई ऐसी जगह बचने नहीं जा रही जहां एक्सप्रेस वे नहीं होगा। और उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे निर्माण में देश के अंदर सबसे बड़े प्रदेश के रूप में, सबसे बड़ी संख्या के रूप में उभरा है। और आने वाले समय में हम देखेंगे कहीं ऐसा ना हो, यदि यही प्रगति एक्सप्रेस वे निर्माण की रही तो विश्व के अंदर उत्तर प्रदेश अपना एक महत्वपूर्ण इन कार्यों के माध्यम से अपना स्थान ग्रहण कर लेगा। मुख्य मार्गों से गांव भी जोड़े जाएंगे। 51,000 करोड़ रुपए स्वास्थ्य विभाग के लिए आवंटित किए गए हैं, जिससे गांव-गांव और खंड विकास कार्यालयों पर और हर जगह प्रदेश की सरकार, प्रदेश की जनता को सरकार द्वारा निर्धारित स्वास्थ्य सेवाएं का लाभ लगातार गुणवत्तापूर्ण ढंग से मिल सके। ये हम सब ने भी अनुभव किया होगा कि पिछले समय से लगातार स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार भी हो रहा है। इसके लिए और सुधार को तेज करने के लिए 51,000 करोड़ रुपए का स्वास्थ्य बजट हुआ है। 90,000 करोड़ रुपया कृषि क्षेत्र के लिए सरकार ने निर्धारित किया है किसानों के लिए,
और विद्युत व्यवस्था, ऊर्जा व्यवस्था निर्बाध रूप से प्रदेश की जनता को इन गर्मियों में उपलब्ध हो सके, इसके लिए भी 61,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। लेकिन मित्रों, मैं जो आपका ध्यान और आपको इस बारे में जिस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूँ, वह एक महत्वपूर्ण विषय। लगातार मैं कहता हूँ प्रदेश सरकार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि प्रदेश सरकार ने बहुत तेज़ी से मजूर के बेटे को हजूर जो बनाने का निर्णय लिया है, और किस प्रकार अभी तक, मैं फिर पुनः एक बात दोहराता हूँ कि 1947 से जो शिक्षा व्यवस्था थी, 2014 तक जो युग था, राजनीतिक युग, इसमें केवल और केवल जो शिक्षा व्यवस्था थी, दोहरी शिक्षा व्यवस्था थी, तिहरी शिक्षा व्यवस्था थी। मजूर के बेटे को शिक्षा व्यवस्था और थी गांव में, परिषदीय विद्यालयों में, और हजूर के बेटों को इंग्लिश मीडियम व अन्य CBSE बोर्ड व कई बोर्डों के माध्यम से शिक्षा दी जाती थी। और इस शिक्षा व्यवस्था के कारण ही यह देश में गरीब गरीब रहा और अमीर होता गया। यह इसके मूल कारण में शिक्षा थी मित्रों। लेकिन किसी भी राजनीतिक व्यवस्था ने इस ओर ध्यान देने का काम नहीं किया। लेकिन वर्तमान सरकार, चाहे केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार हो, इस रास्ते पर बढ़कर इस शिक्षा व्यवस्था को एक शिक्षा, एक देश, एक शिक्षा व्यवस्था लागू करने की ओर, मैंने पूर्व के अंकों में भी आपका ध्यान आकर्षित किया था, बढ़ती जा रही है मित्रों। इस क्रम में हमने अनुभव किया होगा कि पिछली शिक्षा व्यवस्थाओं के माध्यम से हुजूर के बेटे ही लगातार हुजूर बनते जाते थे और मजूर का बेटा मजूर बनता जाता था मित्रों। वर्तमान योगी सरकार को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने सबसे ज़्यादा बजट यदि किसी को आवंटित किया तो 1,00,000 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और शिक्षा व्यवस्था को एक शिक्षा व्यवस्था की ओर लागू करने की ओर जो अपने कदम मजबूती से पिछले वर्षों से बढ़ा रहे हैं, वह और मजबूती से बढ़ाएं। 1,00,000 करोड़ रुपए के माध्यम से मित्रों, प्रदेश सरकार ने परिषदीय विद्यालयों के लिए और जो ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था है उसकी मजबूती के लिए, उसकी अव्यवस्था के लिए, उसकी व्यवस्थाएं सुधरें, वहाँ जो भी व्यवस्थाएं काफ़ी सुधरी भी हैं, ये आप सबने अनुभव किया होगा, और उनके लिए 2,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है मित्रों। 300 करोड़ रुपए से प्राथमिक विद्यालयों के जो गांव-गांव में गरीबों के, मजदूरों के बच्चे पढ़ते हैं, उनमें स्मार्ट क्लास काफ़ी जगह बन भी चुके हैं, आप सब देख रहे होंगे, अपने विद्यालय पर नज़र दौड़ाएंगे, और भी बनने के लिए, और लैब भी स्थापित की जाएंगी मित्रों। 580 करोड़ रुपया PM श्री के नाम से जो क्लासेज, जो विद्यालय निर्धारित किए गए हैं, और काफ़ी संख्या में विद्यालय हैं, उनमें स्मार्ट शिक्षा के लिए LED वगैरह, TV और एक शिक्षा व्यवस्था, जो स्मार्ट क्लास सब जगह लग जाएंगे धीरे धीरे, तो एक शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत एक साथ सबको पाठ्यक्रम भी उपलब्ध होगा, और स्मार्ट शिक्षा के माध्यम से गरीबों के, मजदूरों के बच्चे गांव में पढ़ सकेंगे और अपनी शिक्षा ग्रहण कर, और आगे आने वाले समय में जो कंपटीशन आएगा तो वह भी हजूरों के बेटे से मुकाबला कर मजूर का बेटा भी हजूर बन सकता है। इस शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के और मजूरों के बेटे को उच्च शिक्षा व्यवस्था से जोड़ने के लिए, और जो शिक्षा व्यवस्था हुजूरों के बेटों को मिलती है, वैसी ही शिक्षा व्यवस्था धीरे धीरे शीघ्रता के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर मजूरों के बेटों को भी मिले। ये सारी व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार PM श्री विद्यालयों के माध्यम से व अन्य स्मार्ट माध्यम से, अंग्रेजी स्कूल स्थापित किए जा रहे हैं गाँव-गाँव में, और अध्यापकों की नियुक्ति कर किस प्रकार गुणवत्ता पूर्ण ढंग से शिक्षा पर ध्यान दी जा रहा है, ये हम सबको देखना व समझना चाहिए। मेरा भी आप सबसे ये अनुरोध है, हम सब भी इस ओर ध्यान दें मित्रों। 518 करोड़ रुपया सरकार ने प्राथमिक विद्यालय में स्कूल बैग व यूनिफॉर्म, जूतों आदि के लिए निर्धारित किया है, और 20 करोड़ रुपया अब तक बेहद उपेक्षित संस्कृत शिक्षा व्यवस्था के लिए, जो संस्कृत के विद्यार्थी हैं उनकी छात्रवृत्ति के लिए भी सरकार ने उपलब्ध कराए हैं मित्रों। विभिन्न प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में
पिछले समय से आप सबने देखा होगा किस प्रकार लगातार अटल आवासीय विद्यालय खोले जा रहे हैं। इन विद्यालयों में जो मजदूरी करते हैं, ऐसा जिनका श्रम कार्ड बना हुआ है, इनके बच्चों को, इन गरीब मजदूरों के बच्चों को जो मकान में काम करते हैं, ईंट गिलाई का काम करते हैं, ऐसे मजदूरों के बच्चों को निःशुल्क आवासीय विद्यालय, ऐसे 4 विद्यालय और खोले जाएंगे 4 मंडलों में। और ये 4 विद्यालय खुलकर अब 22 विद्यालय हो रहे हैं। एक विद्यालय में इस समय व्यवस्था 360 गरीबों के बच्चों को पढ़ाने की है, लेकिन इस व्यवस्था को आगे बढ़ाकर 1000 प्रति विद्यालय में ये बच्चे पढ़ेंगे, तो एक बहुत बड़ी गरीब बच्चों की, मजदूरों के बच्चों की जो संख्या निकल कर आएगी, उसमें अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ग्रहण कर निश्चित ही अपना भविष्य उज्ज्वल करने की ओर आगे बढ़ेगी और अपनी गरीबी के अंधेरे में जो अब तक भटक रहे थे जो पीढ़ी, वह आगे बढ़कर विकास की राह पर दौड़ेगी। मित्रों, आधुनिक शिक्षा से ITI हैं, GTI हैं, जिनमें गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं सरकारी, इनको भी उच्च शिक्षा से जोड़ने का काम किया जाएगा। इन सब चीज़ों को जब हम देखेंगे, महसूस करेंगे, तो हमको लगेगा कि हमने जो अपना कीमती मत बिना निजी आग्रह के जातिवाद से ऊपर उठकर केवल विकास, विरासत और सबका विश्वास, सबका साथ, सबका विकास के सिद्धांत को मानकर अपना कीमती वोट लगातार जो 2014 से सरकार को देने का काम किया, निश्चित ही हमारा कीमती वोट आज विकास के और ख़ास तौर से शिक्षा के माध्यम से हम गरीबों के बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए किस प्रकार काम कर रहा है, हम सबको देखना, बस समझना चाहिए। मित्रों, मेरा अनुरोध है कि हम आने वाले चुनाव में चाहे किसी भी राजनीतिक दल के लोग आएँ वोट मांगने, केवल और केवल एक ही बात मांग रखें कि एक शिक्षा प्रणाली लागू करो। जो शिक्षा प्रणाली शहरों में CBSE बोर्ड से हुजूरों के बच्चों को मिलती है, वही गरीबों को बच्चों को मिले। ये मांग को हम जब मजबूती से उठाएंगे, हम सारी मांगों को अलग हटकर यदि हमने इस ओर अपनी मांग को उठाया, तो निश्चित ही हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा, प्रदेश का भविष्य उज्जवल होगा। आने वाले समय में हम सब देखेंगे कि धीरे धीरे गरीबों की संख्या जो बहुत तेज़ी से घटती जा रही है, वह और तेज़ी से घटकर हमारे बच्चे सम्मान के साथ जीवन के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। मित्रों, वर्तमान महाकुंभ में भी हम सब देख रहे हैं किस प्रकार अच्छी व्यवस्थाओं के माध्यम से लगभग 60 करोड़ अनुमानित, जब तक ये कुंभ अपनी अंतिम बेला में ही चल रहा है, महाशिवरात्रि 26 तारीख के समय जब अंतिम बेला में पहुंचेगा, तो अनुमान था 60 करोड़ सनातन का 55% हिस्सा महाकुंभ में स्नान कर चुका हुआ। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि जो मित्र, जो बंधु अभी नहीं गए हैं, वह जाकर इस पुण्य लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। आप सबने सुना, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बात दोहराकर अपनी वाणी को विराम दूंगा कि हम सबको ये ध्यान रखना चाहिए कि इस महाकुंभ में आखिर कौन लोग जा रहे हैं और कौन लोग केवल इस महाकुंभ की खिल्ली, इसकी व्यवस्थाओं की नुक्ताचीनी करके ऐसे राजनीतिक लोग जो हमारे वोटों से जीतते, किस प्रकार जिस जगह 60 करोड़ हमारे सनातनी भाई जाने का काम कर रहे हैं, जिन्हें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे राजनीतिक दल, ऐसे नेता जो हमारा मत लेने के लिए आते हैं और हमारे ही धार्मिक आस्थाओं का अपमान, उपहास और अपने हमारे सारे ऐसे आस्थाओं से दूरी बनाने का काम करते हैं, इनके बारे में भी चिंतन करें, मनन करें। यही लोग आकर हमको बांटने, काटने और हमारे मिटाने के काम में लगे रहते हैं। ऐसे नेताओं को इस महाकुंभ के अवसर पर जरूर पहचानें और उनके राजनीतिक दलों के, उनके जो कार्यकर्ता, अन्य नेता, उनसे पूछें कि आपको आखिर क्या दिक्कत थी कि ईडी गठबंधन के जो शीर्ष नेतृत्व है, वह अभी भी आपकी आस्थाओं के साथ खड़ा होता नहीं आ रहा। यह आपके साथ भी खड़ा होता नजर नहीं आएगा। आप सबने सुना, इसके लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की जय।